नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में फिर लौटे हैं आपके पास एक नई कहानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज आप सुनेंगे आशीष कपूर की संघर्षमयी जीवन की कहानी इनके अपने अंदाज में। इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए इनके इस सफर से जुड़ी कुछ खास जानकारी आप सभी के साथ साझा कर लें। आपको बता दें, आशीष कपूर मूल रूप से कोटा शहर के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये पिंक सिटी जयपुर में निवास कर रहे हैं। दोस्तों, ये जयपुर में HDFC लाइफ इंश्योरेंस में बतौर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर कार्यरत है। सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, कड़ा संघर्ष किया और अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते आज ये मुकाम हासिल किया। परिवार आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं था। इनके पिता ऑटो चलाया करते थे। जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती थी, उन पैसों से घर का गुजारा बेहद मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी इन्हें पढ़ाने और इनके सभी सपने पूरे करने के लिए इनका परिवार हर तरह की कीमत चुकाने को तैयार था। फिर भले ही इनकी माँ को अपने जेवर ही गिरवी क्यों न रखने पड़े हो, अपने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते ये भी किसी तरह उनकी मदद करना चाहते थे। ऐसे में इन्होंने 12th के बाद बतौर डिलीवरी बॉय काम करना शुरू किया। काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। खूब मेहनत की और कोटा से बीटेक करने के बाद ये जयपुर शिफ्ट हो गए और अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हुए HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ जुड़े, जहां ये वर्तमान में बतौर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आशीष कपूर ने अपनी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव का समझदारी के साथ सामना किया, अपने परिवार का सहारा बने और उन्हें आर्थिक संकट से बाहर निकालने में उनकी मदद की। बतौर डिलीवरी बॉय काम करने से लेकर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बनने की इनकी ये संघर्षमयी कहानी आज देश के हर युवा को आशावादी बने रहने और जिंदगी में अपनी मेहनत के बलबूते आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा देगी। तो आइए दोस्तों, इनकी इस कहानी के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं इनकी जिंदगी की ये संघर्षमयी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम आशीष कपूर है। मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। करेंटली मैं जयपुर में रह रहा हूँ। मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस में एज असिस्टेंट सेल्स मैनेजर जॉब कर रहा हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन कोटा से कंप्लीट किया। स्टार्टिंग से ही मुझे जॉब करना था बिकॉज मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, तो फैमिली का इनकम सोर्स इतना अच्छा नहीं था। बट मुझे हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि खर्चा ज़्यादा होता है, तो मेरे को जॉब स्टार्टिंग से करनी थी। तो आफ्टर 12 मैंने बीटेक में ज्वाइन किया जयपुर। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि फिर मेरे को दोबारा कोटा आना पड़ा, पर मैंने तब सोच लिया कि अब पैसा खराब हुआ है तो दोबारा से अपनी फैमिली को स्टेबल करने के लिए मुझे जॉब करनी पड़ेगी। तो मैंने एक होटल पे डिलीवरी बॉय की तरह काम किया। उसके बाद मैंने वहाँ से मतलब उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। फिर मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया कोटा में ही। फिर उसके बाद हमारी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए ICIC पोटेंशियल आया था, तो उनसे मेरी बात हुई कि सर कि मुझे जॉब चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ MBA के लिए ही है। मैंने कहा सर, स्किल्स मैटर करती है, तो आप अगर एक बार आप मेरे को एक चांस देके देखें, शायद आपको कुछ लगे कि मैं उसके लिए हूँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप ट्राई करो। तो फिर मैं GD और PI राउंड के लिए बैठा, तो वो क्लियर हो गया। तो उसके बाद मैंने अपना बीटेक स्टार्ट किया। बीटेक और मेरा जो जॉब था, जॉब का जर्नी स्टार्ट हुआ। जॉब मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा बिकॉज मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था। टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए भी बिकॉज, बट मेरे को अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों ने साथ दिया। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर ऐसे करते करते मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। 3.5 साल मैंने अपना जॉब के साथ अपना बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद मैं जयपुर शिफ्ट हो गया। जयपुर में मेरे को अच्छी पोजीशन मिली। मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस में शिफ्ट हुआ। फिर वहाँ पे मुझे एज ए असिस्टेंट सेल्स मैनेजर अभी मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ। लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत तरह के आए, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता था कि सुबह एग्जाम है और दिन में ऑफिस कंप्लीट करना है, तो बहुत सारा ऐसा मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता। उसके बाद मेरे को ये था कि इससे कुछ नहीं होने वाला। एक स्टेबल जॉब, ठीक है, जॉब है, बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं हायर जॉब के लिए, हायर स्टडीज के लिए मेहनत तो और करनी पड़ेगी। तो जॉब और स्टडी के अलावा, मतलब जो मेरा बीटेक का प्रिपरेशन था, मैंने अपना मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एज लाइक कैट, जेट और इनके लिए भी मैंने अपना
प्रिपरेशन चालू रखा शुरू से ही, कि मैंने कहीं पे भी वो छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एक टाइम बाद बीटेक के बाद क्या, कहीं ना कहीं अगर आपको हायर लेवल पे जाना है, क्योंकि वो मुझे समझ में आ गया था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देख के समझ में आ गया कि नहीं, इससे तो नहीं काम चलेगा। तो मैंने अपना, तो ये मेरा ये रहता था, मैं सुबह मतलब 6 बजे उठ जाता था, 7 बजे मेरा क्लास, मतलब क्लास रहता था, 7 से 10 क्लास करता था, 10 से 6:30 ऑफिस, फिर 7 से 9, 9:30, 10 बजे तक लाइब्रेरी। तो मेरा ये डेली बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक शेड्यूल रहता था, बट अप एंड डाउन आए, बट मेरा जो डिटर्मिनेशन था वो बिल्कुल साम है, मतलब अभी भी वो वैसा एज इट इज ही चलता है। तो मैंने कहीं भी उसको डाउन नहीं होने दिया। तो बस जो मोटिवेशन है वो इतना हाई होना चाहिए कि आपकी चीज़ों को, आपके सामने जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप उनको इजीली पार कर सकते हो। तो मेरा तो यही मानना है कि अप एंड डाउन आएंगे, उनका काम है, हमें उनको फॉर्मली उनका सामना करना है और उनको बिल्कुल हराना है, बिल्कुल जैसे भी जो भी परेशानी आ रही है। मेरी लाइफ का रोल मॉडल जो मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ वो मेरी माँ को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत करी है ना, मुझे नहीं लगता कि और कोई रोल मॉडल से कंपेयर करके, शायद, क्योंकि वो उनको मैंने घर में शुरू से देखा है, वो बचपन से ही उन्होंने काम किया है। इनफैक्ट उन्होंने जो अपना ग्रेजुएशन, जो हायर स्टडीज है, मतलब 12th तक भी उन्होंने शादी के बाद कंप्लीट करी। उसके बाद व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तो वो मतलब बहुत दूर तक का सफर, मतलब जब वो 7 to 8 मंथ भी प्रेग्नेंट थी, वो मतलब जब मैं था उनके पेट में, तो वो मुझे लेके अपनी नर्सिंग कंप्लीट करने जाती थी। तो मतलब, और वो भी साइकिल से। तो मतलब मुझे और किसी मोटिवेशन फैक्टर की जरूरत ही नहीं, वो मोटिवेशन इतना बड़ा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने शुरू से उनको मेहनत करते हुए देखा है, एक एक चीज के लिए, एक एक जगह मेहनत करते हुए देखा है। तो इतना बड़ा मोटिवेशन फैक्टर मेरी लाइफ में है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा है कि मेरे को उनके लिए करना है जो करना है, ये सारी खुशियां उनको देनी, बिकॉज उनका पूरा लाइफ इसी चीज में चला गया, मुझे बनाने। तो अगर मेरा कोई अच्छा समय आएगा तो वो उनके लिए आना चाहिए। तो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर। अकॉर्डिंग टू मी, एजुकेशन हर चीज की फाउंडेशन है। अगर हम नींव पे जाएंगे, किसी भी चीज की नींव की बात करें, तो एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मैंने एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस दोनों चीजें ऑब्जर्व की। तो एक्सपीरियंस ठीक है, एक्सपीरियंस एक जगह पे काम आता है, पर अगर आपका एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो अगर आपने 10th पढ़ी हुई है, तो आपका एक्सपीरियंस उस हिसाब से होगा, फिर आपको 7,000 8,000 की नौकरी मिलेगी, उस टाइप का एक्सपीरियंस आपको लाइफ में होगा। बट अगर आपका एजुकेशन IIM IIT लेवल का है, तो आपको एक्सपीरियंस जब आप करोगे, तो एक्सपीरियंस सेकेंडरी थिंग है। मेनली जो थिंग है, जो सबसे फर्स्ट चीज आएगी, वो आएगी एजुकेशन। आपका जैसा एजुकेशन होगा लाइफ में, एक्सपीरियंस वैसा ही होगा। तो एज एन हम कंपेयर करें, तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, एक मिस्त्री होता है। मिस्त्री को नॉलेज ज्यादा रहती है, एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, हो सकता है 20 साल का भी हो सकता है 25 साल का। और एक 4 साल का जो इंसान बीटेक करता है, उसको जो बुक्स की नॉलेज होती है वो कहीं अप्लाई नहीं होती। पर अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा उससे पैकेज कमाता है, वो ज्यादा उससे सैलरी करता है, तो एक्सपीरियंस मैटर्स समटाइम्स। बट एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू मी। बेसिकली मेरा जो जॉब है, एक तरह से हम लोग इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, यूलिप प्लान्स, थोड़ा मार्केट रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, इन सब चीज़ों में डील करते हैं। तो एज पर मी, मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा कि हमने कभी कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हों, तो मेरे लिए बिल्कुल सब कुछ न्यू था। बिकॉज क्योंकि शुरू से ऐसा, तो मतलब दिन अब काम चल जाए वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा मोटा अगर कर भी दिया तो कभी FD या कुछ LIC टाइप। बट जब मैंने इतना बड़ा जो मार्केट देखा कि लोग कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों से मिलना, क्योंकि हमें डेली 2 से 3 क्लाइंट से नई मीटिंग होती थी, उनको किसी प्लान के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज होती थी, उनका बेसिक, उनका जितना उनका एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या सेविंग्स हो रही है, सेविंग्स का परसेंटेज क्या है, उसको क्या रिटर्न बेटर कहाँ आ सकता है। तो ये सब जब एनालाइज आप करते हो ना, तो एक तरह से आपको भी उनके जैसा फील होने लग जाता है, कि जैसा आप जिनके साथ आप रहते हो, जिनसे आप बात करते हो। तो एक तरह से वो मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर था कि मेरी जॉब से जो मुझे मिला, वो मेरा नॉलेज है, कि मतलब मुझे लोगों के साथ बात करना। कॉन्फिडेंस तो शुरू से था, पर इस जॉब के बाद कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि हर इंसान नया होता था, हर इंसान की क्वेरी नहीं होती थी, कोई इंसान सेटिस्फाइड होता था, कोई नॉट सेटिस्फाइड होता था। तो उसको किस तरह से, क्या उसके क्वेरीज है, उसको सुनना कैसे, सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप किसी को प्रोवाइड कराओगे, तभी वो इंसान आपको, आपसे कन्विंस होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों की सुनना, उसको समझना। तो ये जो प्रोसीजर था, ये मेरी लाइफ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे मेरे को पहले, मेरे को सुनने की आदत नहीं थी, अब मुझे सुनना समझना दोनों आ गया। तो ये मेरी लाइफ में, मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में जब तक मतलब लाइफ चलेगी, ये हमेशा काम आएगा, क्योंकि लोगों में सुनने की क्षमता कम होती है, सुनाने की ज्यादा होती है। तो मेरे को सुनना और सुनाना, दोनों जो यहाँ से जो मतलब मेल मिला है, वो इस जॉब से मिला है। अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मतलब मैं हमेशा मैंने खुद ही अर्न किया है हर चीज।
और इसमें मेरे माँ बाप का पूरा सहयोग रहा है हर चीज़ में, मेरे डिसीजंस में, सब कुछ डिसीजन मैं खुद लिए, उनका हमेशा सपोर्ट रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स का तो हमेशा योगदान रहता है, बट मैंने जो भी किया अपनी कॉलेज की फीस से लेकर अपना हर एक छोटा से बड़ा एक्सपेंस, अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस, लॉकडाउन में क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी, तो मुझे उस बात की खुशी है कि अगर लॉकडाउन की सिचुएशन में मेरी जॉब नहीं होती तो ऐसा हो सकता था कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, जैसा कि हमने देखा है कि इंडिया में कैसे क्राइसिस आए, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, और सेकंड जो नीव फाउंडेशन हम लोग चला रहे हैं लोगों के सपोर्ट से, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे हैं, चलो मुझ में तो मोटिवेशन था, पर कहीं कहीं लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें मोटिवेशन नहीं होता या उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो मुझे उनकी कमी महसूस हुई कि इन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो जब मैं 12th में था 2015 में, मैंने और मेरे 4 दोस्तों ने मिलकर नीव फाउंडेशन स्टार्ट किया। और नीव फाउंडेशन के बाद फिर थोड़ा सा गैप रहा, 15-16 हमने काम किया, 2015-16, देन 17-18-19 तक बहुत ब्रेक आया। फिर जब कोविड क्राइसिस स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन फर्स्ट स्टार्ट हुआ, तो हमें ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो भूखे हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज लोगों के जॉब कट्स हो गए, सैलरी रुक गई है। तो हम लोगों ने लोगों के घर पे राशन पहुंचाना, फूड पैकेज, तो डेली का हमारा 100 से 200 पैकेट्स हम घर पे ही बना के टीम मेंबर्स के सपोर्ट से, और इसमें लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, तो हमें प्रोवाइड कराते थे। तो वो हम डेली करते थे, तो मतलब मैं ऑफिस मेरा जल्दी फ्री हो जाता था लॉकडाउन में गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो हम वो करते थे। धीरे धीरे हमने सोचा कि खाना प्रोवाइड कराना तो ऑप्शन है ही सही, कि जब तक हम कर रहे हैं, हमने सोचा कि हमको काम करना चाहिए, बेसिक नींव फाउंडेशन है तो हमें नींव पे ही काम करना चाहिए। और किसी भी देश की नींव होती है उसके बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, और एजुकेशन सिस्टम, जैसा की पॉइंट है एजुकेशन। अगर एजुकेशन अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि हम कब तक किसी को खिला देंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कब तक किसी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। बट अगर हमने किसी को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, तो शायद वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो 4 लोगों को और मतलब हेल्प करके उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाए। तो इस स्टडी को जोड़ते हुए फिर हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फूड पैकेट्स हम अभी भी डोनेशन करते हैं टाइम टू टाइम, मतलब वीकली करते हैं। बट स्टडी का हम लोगों ने मतलब मेन अपना पॉइंट रखा है स्टडी। तो उसके बाद हम लोगों ने जैसे कि कुछ जगहों पे जाके हमने झुग्गी झोपड़ियाँ चिन्हित करी, तो वहाँ जाके हम लोगों ने वीकेंड्स में पढ़ाना स्टार्ट किया, सैटरडे संडे, जैसा जैसा हम लोगों को टाइम मिलता। फिर डेली भी हम लोग, जैसे कि मंडे को कोई टीम मेंबर का डिसाइड हो गया कि ग्रुप्स बना लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस टाइप से डे वाइज भी हम लोगों ने डिसाइड किया। तो ऐसे करके हमने 1-2 जगह और डिसाइड करी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर हमें लगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी एक इंडिया में अभी भी मतलब एक टेबू माना जाता है, कि कोई बोलता है कि पीरियड्स, तो पीरियड सुनते ही मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अरे नहीं, ये तो ऐसा होता है वैसा होता है, गंदी चीज है। गंदी कुछ नहीं है, ये हमारी सोच गंदी है बेसिकली। अगर ये नहीं होगा तो शायद इस दुनिया का उद्भव भी रुक जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हमने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन, अवेयरनेस के लिए कि झुग्गी झोपड़ियों में जाके कि क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्योंकि बिकॉज आज के टाइम में सबसे ज्यादा कैंसर का रेशियो लेडीज में ही मतलब पाया जाता है, बिकॉज हाइजीन का प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने उसके लिए काम किया। और अब भी हम लोगों ने टोटल कुछ 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका पूरा स्पॉन्सरशिप पढ़ाई का हम लोगों ने उठा रखा है। उनका एवरेज ईयरली कॉस्ट आता है 70 to 80,000 रुपीज। तो वो भी हमारा टीम मेंबर्स और बाकी लोगों से मैनेज होता है। तो उनका पूरी की पूरी पढ़ाई मतलब बुक्स, स्टेशनरी से लेकर बैग्स और सब, और वो सारे के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। और इसके अलावा अब हमने जयपुर में भी हमारा टीम सेटअप किया। जयपुर में हमारे 25 के आसपास टीम मेंबर्स हैं, कोटा में 100 के आसपास हैं। तो जो हमने जयपुर में स्टार्ट किया है, तो जयपुर में भी हम लोग वीकेंड्स पर सैटरडे संडे कुछ ऑर्फनेज हैं और प्लस कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ जाके पढ़ाते हैं और जैसा उनको ज़रूरत होती है। प्लस कभी कभी जैसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, उनके टीचरों से गाइडेंस के लिए मतलब एक सेमिनार टाइप भी रख लेते हैं, ताकि उन बच्चों को टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलते और जो भी उनको हेल्प की नीड होती है, कि जैसा उनको चाहिए, बुक्स चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, या आगे के लिए कोचिंग पे बात करना है, या कोचिंग कहीं फ्री हो सकती है, या अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो हम उसके लिए भी काम करते हैं। कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमारा मेन मोटिव है कि हर बच्चे को सही एजुकेशन मिले। अगर लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप मेरे को शुरू से ही मतलब वो ऐसा होता है ना, ये सबसे आगे लाइन में हाथ में झंडा पकड़ के चलने वाला, तो मुझे वो ऐसा लगता है। और ये मेरे शुरू से मतलब आदत रही है कि बॉर्न लीडर कह सकते हैं, कि मेरे को शुरू से ही किसी भी चीज में लीडरशिप लेना, ये शुरू से मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था। और प्लस मेरे को ऐसा लगता था कि लोग मुझे जाने मेरे काम के लिए,
या मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए कि एक पहचान होनी चाहिए किसी भी इंसान की अलग से, कि किसी भी इंसान की एक पहचान होती है, या तो वो अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, मेहनती हो सकती है, या आलसी हो सकती है। पर अगर आपको मतलब मेरा ये मानना है कि मानव श्रेणी में जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ लोगों के हेल्प के लिए कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, तभी आपका जीवन सार्थक है। क्योंकि बिकॉज रिसोर्सेस तो हर जगह लिमिटेड जगह अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी की हेल्प ना करें। तो शुरू से यही था कि लोगों की हेल्प करनी है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से लोगों तक पहुंचना है। तो मेरा शुरू से यही था कि किसी मतलब, क्योंकि बिकॉज वो चीजें फैमिली में देखी हुई है कि कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग हैंड की हर इंसान को जरूरत होती है। और अगर आप गरीब हो या आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा वीक है तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि पैसा हर जगह काम आ जाता है। बट कहीं कहीं आपको जो, अगर कोई गरीब है तो उससे कोई नहीं पूछता कि उसको क्या दुख है, उसको क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उसकी बिल्कुल दुख बहुत ज्यादा जेन्युइन हो, बट उस तक पहुंचेगा कौन। तो वही मेरा शुरू से मतलब ये थोड़ा भाव था मन में। तो लीडरशिप अपने आप डेवलप हो गई इस तरह से। बचपन से ही मतलब मैं शैतान तो बहुत ज्यादा रहा हूँ। हर चीज में मस्ती, मतलब इस चीज में तो मैं सबसे ज्यादा रहा हूँ कि मतलब मस्ती। और मार खाना तो सबसे ज्यादा था पापा से मार, क्योंकि बिकॉज मेरे पापा नाइट में ऑटो चलाते हैं। तो वो नाइट में मतलब तो नाइट में तो ऑटो चलाते हैं और दिन में आके सोते हैं। और दिन में आके सोते हैं तो मतलब स्कूल से आने के बाद तो दिन का टाइम मिलता, तो मैं कभी कभी ऐसा लगता था कि जस्ट उनके पास में टीवी था, छोटा रूम था, तो टीवी से गेम खेल रहा होता था। तो हल्का सा भी हाथ लग जाता तो गुस्सा हो जाते थे, कभी कभी मार भी पड़ जाती थी। पर ऐसा मतलब ये चीज माननी पड़ेगी कि मस्तियां चलती रहती हैं। पर मेरे माँ बाप का अगर फाइनेंशियली उस टाइम में तो और ज्यादा वीक था, बिकॉज स्टार्टिंग डेज थे। पर अब तो बहुत अच्छी सिचुएशंस हैं, ऊपर वाले का बहुत साथ रहा है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। कि मतलब अगर मैंने उनसे बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आज नहीं, कल मिल सकती है, परसों मिल जाएगी, पर कभी भी। और पढ़ाई के लिए तो शायद उन्होंने अपनी क्षमताओं से जाके मेरे लिए ज्यादा जाकर मेरे लिए किया है। चाहे उन्हें लोन लेना पड़ा हो, चाहे गोल्ड लोन लेना पड़ा हो, ऑर्नामेंट गिरवी रखने पड़े हो, कहीं तक भी अगर मैं आज बोलूँ कि मुझे पढ़ाई चाहिए तो वो अपना घर भी गिरवी रखने को तैयार है। बिकॉज उन्हें होप है, और जो होप होती है ना वो इंसान से कुछ भी करा सकती है। तो मेरा मोटिवेशन यही है। और मतलब शुरू से थोड़ा मस्तियां ज्यादा रही हैं। फिर उसके बाद एक टाइम पे आके जब समझ विकसित हुई तो थोड़ा सा मतलब इस चीज में आ गया कि नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा। मेरी लाइफ में मैंने ये चीज देखा है, जो होता है 99.99 चीजें अच्छी होती हैं और अच्छे के लिए होता है। बट अगर मेरे को दोबारा डाल दें, ऐसा कुछ हो सकता है कि टाइम मशीन में डाल दें, तो मेरा सबसे बड़ा, अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूंगा तो मैं अपना, जो मैंने 8th 9th 10th 11th 12th तक में जो मैंने मस्तियां की है मैं उनको चेंज करके मेरा फोकस पढ़ाई की, मतलब क्योंकि जितना मैं अभी अपने लाइफ को लेके कंसर्न हूँ उतना उस टाइम में नहीं था। बिकॉज सबसे बड़ी बात एनवायरनमेंट में डिपेंड होता है कि मतलब था, उतना था कि हाँ लाइफ में कुछ करना है, बट इतना ज्यादा नहीं था। बिकॉज अगर उस टाइम में अभी मैं करता तो शायद आज मेरी पोजीशन बहुत अच्छी होती। एज इन लाइक यूपीएससी हो सकता है, वो कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स हो सकते हैं, कुछ अच्छी जगह अगर मैं मतलब उस टाइम से ही करता हुआ था तो अभी मेरी सिचुएशन वो होती कि मैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम में होता, कुछ बहुत अच्छी जगह होता, बेसिक ज्यादा क्लियर होते, तो मैं ज्यादा लोगों को सर्व कर पाता। तो एट द एंड ऑफ द डे बात जो है वो सर्व करने से लेकर है कि मेरा जो लोगों तक पहुंचने का जरिया है वो बहुत ज्यादा हो जाता। मेरे पास कुछ पावर्स होती, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल होता या किसी अच्छी जॉब प्रोफाइल में होता, तो मेरे पास एक मतलब एक किटी रहती कि ये मेरे को ये डोनेट करना है, या मेरे पास पावर्स रहती कि मेरे को चलो गरीब की हेल्प करनी है तो किस तरह से। आज मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा कि हेल्प करने के लिए, सर यहाँ ये प्रॉब्लम, तो मैं, मेरे पास खुद वो प्रॉब्लम्स होती तो मैं लोगों के बीच में जाके सुनता कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन हाथों हाथ एक कॉल पे हो जाता। तो वो थोड़ा बहुत जो बीच की कड़ी है ना, वो कड़ी उसी चीज से जुड़ सकती थी बस। मेरे को डांस बहुत ज्यादा पसंद है। डांस मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते, मतलब 12th तक तो डांस बहुत बहुत ज्यादा किया है। मतलब एवरी ईयर, मतलब कम से कम 5 से 10 प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट लेते रहे एवरी ईयर। और फिर उसके बाद कॉलेज में भी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड था। पर उसके बाद जब अभी जॉब वॉब करा तो थोड़ा कम हो गया, बट फिर भी अभी भी डांस करता हूँ। जिम फ्रीक हूँ, जिमिंग पसंद है, एक्सरसाइज करना, बॉडी को शेप में रखना, ताकि बेसिकली एक अंदर से खुशी मिलती है एक्सरसाइज करके। मतलब बिकॉज इतना दिन हेक्टिक हो जाता है और इतने लंबे टाइम की सिटिंग हो जाती है, तो मतलब तो बॉडी को भी रखना ज्यादा अच्छा है। घूमना, ट्रैकिंग करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लास्ट ईयर अभी केदारनाथ ट्रैक किया, तुंगनाथ, मणमहेश्वर, 21 किलोमीटर का ट्रैक था। तो ट्रैकिंग बहुत ज्यादा पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो मतलब ये कुछ अच्छे चीजें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हॉबीज कह सकते हैं इसको।
ये पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ हम सबको ऐसा लग रहा था कि 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, पर ये पैंडेमिक बहुत लंबा चला। इसने हम सबको एक ऐसी लाइफ में लाके खड़ा कर दिया, ऐसी जगह लाके, कुछ सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट थी कि लोगों को घर से निकलने में भी डर लगने लग गया था कि नहीं, कि मतलब अब क्या होगा, कल का दिन भी नहीं पता होता था लोगों को, जिनके घर में कोविड पेशेंट्स थे उनको नहीं पता। मुझे खुद को, हमारे पूरे एरिया में फर्स्ट टाइम मुझे कोविड हुआ था, तो एक अलग सा एहसास होता है कि नहीं, फैमिली को चिंता होती है। मैंने मतलब जो ऑब्जर्व किया कोविड के टाइम पे, कि लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद करी। मतलब जो मेरे आसपास मैंने देखा, लोगों ने फूड पैकेट्स बांटने से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर सब चीज में लोगों की बहुत, तो मुझे उससे ये पता पड़ा कि हमें कभी भी इस चीज का घमंड नहीं रखना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बिकॉज कोविड में ऐसा भी देखा गया है कि जिन जिन के लोगों के पास 200 500 हजार फ्रेंड लिस्ट है जिनकी, उनके सिर्फ जब मौत हुई तो सिर्फ 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, या कोई जो बहुत ज्यादा करीबी है वो भी नहीं आ पाया। तो हमें कभी भी इस बात का मतलब ऐसा नहीं रखना चाहिए कि मेरे पास तो पैसा है, या मेरे पास बहुत ज्यादा बिजनेस है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतने लोग हैं। हमेशा हमें डाउन टू अर्थ जाके लोगों की मदद करनी चाहिए, बिकॉज हमें कब जरूरत पड़ेगी हमें पता नहीं है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के अभी हम लोगों ने अब मतलब ब्लड अरेंजमेंट कराना कोविड के टाइम पे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज कराना, लोगों की मदद करना, कि जिसके लिए मतलब बहुत ज्यादा हम सोच भी नहीं सकते कि इस इंसान को जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसके इतने सारे रिसोर्सेज थे, इतने सारी जान पहचान थी, पर कहीं काम नहीं आया। तो हमें हमेशा हर इंसान से बिल्कुल झुक के मिलना चाहिए कि नहीं, शायद इस इंसान से भी मुझे काम पड़ सकता है, क्योंकि जिस इंसान से हमें काम पड़ता है ना, हम उस इंसान से सबसे अच्छे बढ़िया तरीके से बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा हर इंसान से ऐसे बात करनी चाहिए कि हाँ, मुझे इस इंसान से काम पड़ सकता है। तो हमारी बात करने का वे तरीका चेंज हो जाएगा, हमारी बात करने में बहुत ज्यादा अलग से एक वो आ जाएगा। जब हमें लगता है ना कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो एक अहंकार की भावना आ जाती है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और पेंडेमिक में जो अच्छी चीजें हुई, वो तो मैं मानता हूँ कि अच्छी चीजें हम देख सकते हैं, जैसे हर चीज ऑनलाइन हो गई है। आज के टाइम में लोगों को अपनी फैमिली के साथ टाइम ज्यादा मिल रहा है, बहुत सारी सेविंग्स बढ़ रही है। तो ये थोड़ा बहुत अच्छा है, बट ये देश के लिए थोड़ा इसलिए खराब है क्योंकि जब सेविंग ज्यादा होगी, लिक्विडिटी कम होगी, तो थोड़ा डाउनफॉल आएगा। बट बहुत सारी चीजें हैं जो कोविड में मतलब जो लोग दूर रहते थे अपनी फैमिलीज के पास आ गए, फैमिलीज के क्लोज आने का टाइम मिला, बहुत ज्यादा फैमिलीज के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तो हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, तो ये उनमें से है। तो नुकसान तो ज्यादा रहे हैं, पर कुछ अच्छाइयाँ रही हैं, तो उसको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये गाना मेरे सारे टीम मेंबर्स के लिए है, या जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया उनके लिए। और जो मुझे जानते हैं वो, उनको अच्छे से पता है कि मेरी आवाज कैसी है, तो वो मुझे पता है कि मुझे माफ कर देंगे इस मेरी गलती के लिए। तो गाना स्टार्ट कर दूंगा। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। सूरज न बन पाए तो क्या, बन के दीपक तू जलता चल, फूल मिले या मिले अंगारे, सच की राहों पे तू हमेशा चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अशकों को दामन देता है, और जीना भी उसका ही जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मुझे जो लगता है कि किसी भी, आप किसी भी मतलब फील्ड ले सकते हैं, आप कुछ भी मतलब एक तरह से कुछ भी ले सकते हैं। इट कैन बी इन स्टडी, इट कैन बी योर हॉबीज, डांस, सिंगिंग, कुछ 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 भी हो सकता है। बस आपको उस चीज से प्यार होना चाहिए। जिस दिन आपको उस चीज से प्यार हो गया ना, आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इस दुनिया की ताकत उस चीज से रोक सकती है, उस चीज को पाने से। बिकॉज क्या होता है, जिस चीज को हम प्यार करते हैं ना, उस चीज के पीछे हम पागल रहते हैं। एज लाइक गर्लफ्रेंड को ले लीजिए, लड़कियों को ले लीजिए, या कोई भी मतलब आज के टाइम में मतलब कुछ भी चीज ले लीजिए। किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को बाइक का शौक होता है। तो जो बाइक का शौक होता है, तो इंसान अपने माँ बाप के सामने रो जाता है बिल्कुल कि नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। तो लाइफ में जब आपको ऐसा लगे ना कि इस चीज के बिना जीवन नहीं है, और इस चीज के बिना जीवन संभव ही नहीं है, तो वो चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उस चीज के पीछे बस लग जाओ, हर चीज को आप पालोगे। मेरा ये मानना है कि उसके अलावा कोई भी चीज नहीं। बस मतलब ये मान लो कि अगर इस चीज को नहीं मिली ना, तो बस जीवन नहीं है मतलब। तो उस दिन उसके पीछे आप ऐसी लगन लगाते रहेंगे ना। मैं खुद की बताता हूँ, मैं लाइफ में कभी 1 से घंटे ज्यादा पढ़ा है, आज मेरा स्टडी टाइम 12 12 आवर्स हो जाता है। ये मतलब मैं कैसे अपने आप को, मतलब मेरे को आज ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा सफर तय किया है। मेरे को लाइफ में मैथ्स कभी पसंद नहीं थी। मतलब 12th में मेरे मैथ्स में 8 मार्क्स थे,
मतलब मेरा 5 मार्क्स की ग्रेस थी कि मैंने मैथ्स कभी पढ़ी ही नहीं। मुझे मैथ्स मतलब मैंने शुरू से भी एक सोचा कि मुझे पसंद नहीं, आज मुझे वही मैथ्स पढ़नी पड़ी। मैं मैथ्स में वहां से भगा, पॉलिटेक्निक से भगा, मेरी बीटेक से भगा, बट आज मुझे पढ़ना ही पड़ रहा है। तो मैं मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में हमें किसी चीज से भगना नहीं है, जो भी चीज है ना उसका सामना करना है। लाइफ में सिर्फ एक ही टाइम आप कुछ कर सकते हो, लाइफ में जब आप मरते हो, कि लाइफ में हर चीज से बस एक ही लास्ट ऑप्शन होगा, मरना। इसके पहले हम किसी और से, मौत के आगे ही हार सकते हैं, मौत के अलावा हम किसी चीज से नहीं हार सकते। तो मुझे लगता है कि हमें हर चीज, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम हार जाएंगे, एग्जाम फेल हो जाएंगे, पर एटलीस्ट हमने दिया तो सही। हम हमें मेहनत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि हमें रिग्रेट नहीं हो लाइफ में। हमेशा हर चीज का कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मेहनत करी, बहुत अच्छी करी, हो गए फेल हो गए, दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा करेंगे, दोबारा फेल हुए, दोबारा करेंगे। कब तक सफलता हमसे दूर रहेगी, एक ना एक दिन तो पास आएगी। तो मेरा यही मानना है, अगर कोई इंसान बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो पहले हमें ये देखना चाहिए हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, हमें पता होना चाहिए। बिकॉज जब तक हम हमारी गलतियों का अंदाजा हमें नहीं होगा ना, हम उन्हें सुधार नहीं सकते। अगर किसी ने बोला कि सामने वाला बंदा मोटा है या सामने वाला पर्सन मोटा है, और वो बोलता है नहीं मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मोटा होना ठीक हूँ, और उसको पता होता है अंदर से कि नहीं मुझे इस पे काम करना चाहिए, बट जिस दिन उसको इस बात पे लग गई ना कि मैं मोटा हूँ, तो वो दिन रात एक कर देगा पतला होने के लिए। तो वही लोग बोलेंगे कि वाह, ये इसे कहते हैं चेंज। तो वही वाली बात है कि आपको जब तक बुरा नहीं लगे ना, लाइफ में आपको बुरा लग रहा है ना, मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया बात है। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि जिस दिन आपको बुरा लगना बंद हो गया ना, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपने मेरी कहानी सुनी, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आपने इतना टाइम निकाला, मेरी कहानी सुनी। और अगर आप, आशा करता हूँ कि आप इसी तरह की मोटिवेशन कहानियां सुनने के लिए, क्योंकि हर इंसान का एक अपना सफर होता है। तो जब हम हमारी लाइफ में, मैं खुद सुनता हूँ, जब मेरे को कभी ऐसा लगता है लाइफ में कि नहीं अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो किसी ना किसी की, क्योंकि एक हम हमेशा हमसे नीचे लोगों को देखना चाहिए। शायद मैं अगर अच्छे में बैठा हूँ, आज पंखा चल रहा है, अच्छे रूम में बैठा हूँ, अच्छी जगह बैठा हूँ, सब कुछ है मेरे पास, सारे कपड़े पहन रखे हैं अच्छे, शायद कोई इस देश के किसी छोटे से कोने में खाने के लिए भी, जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया हुआ, या जिसके पास चीजें नहीं होंगी, जिसके पास बेसिक, जिसके शायद घर में माँ बीमार होगी या फैमिली में कुछ और प्रॉब्लम्स होगी, तो हमसे बड़ी प्रॉब्लम्स है लोगों के पास, पर फिर भी लोग उससे लड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। तो इस तरह की कहानियां सुनने से आपकी लाइफ में, जब आपको कभी भी, मेरा ये मानना है कि लाइफ में आपको कभी भी लगे कि नहीं अब नहीं हो रहा, तो आप किसी न किसी इंसान की ऐसी कहानी सुनो, तो आपको लगेगा कि जब इस इंसान ने इतनी मुश्किलों के साथ किया है, तो ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास तो इससे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है, मेरे पास इससे ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ऐसी कहानियां सुनने के लिए बिल्कुल आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत सारा प्यार देंगे इस प्लेटफॉर्म पे और मुझे। दोस्तों, आप सुन रहे थे आशीष कपूर के संघर्षमयी जीवन की कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक एवं रोचक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।